नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर फसीउल्लाह मीर के साथ साइनसाइटिस के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, पॉलिप्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिप्स का खासा तस्करा आता है जब साइनसाइटिस की बात की जाती है। एक तो ये कि क्या हर पॉलिप में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और पॉलिप क्या ख़तरनाक नौइयत के भी हो सकते हैं, नेज़ल पॉलिप्स? जी, पॉलिप्स जो है ना, अपीयरेंस जब नेज़ल म्यूकोजा की नाक में जो लाइनिंग है उसमें थोड़ा सा सूजन आ जाती है, उसमें पानी सा भर जाता है, तो देखने में पॉलिप्स लगते हैं। जी ऐसे पॉलिप्स खुद सिकुड़ जाते हैं दवा से, एंटी एलर्जिक से, लोकल स्प्रे से, तो उनमें तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉलीपॉइडल अपीयरेंस होता है, लगते पॉलिप हैं लेकिन सॉलिड नहीं बनते। ऐसे पॉलिप्स जो सॉलिडिफाई हो जाएं और फिर वो रिग्रेस ना हो, वो बेहिस हो जाते हैं। जब हम मुआयना करते हैं, उसे टच कर रहे हैं, तो पिन भी चुभा दें तो पेशेंट को पता नहीं लगता, क्योंकि नाक इतनी नाजुक वो है कि नाक में ज़रा सा भी कोई चीज़ आए तो छींक आ जाती। उसमें पॉलिप में हम सुई चुभा दें तो वो बेहिस हो जाते हैं। ऐसे जी पॉलिप्स की सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। ऐसे पॉलिप्स जिसमें सुर्खी ज़्यादा हो जाए, जो बाहर तक आ जाए, सुर्ख हो जाए, ब्लीडिंग कर जाए, वो ख़तरनाक पॉलिप हैं। ऐसे पॉलिप्स का ऑपरेशन लाजमी तौर पर ज़रूरी है। ऐसे पॉलिप्स जो बहुत अरसे तक जिस्म में रह जाएँ तो उसमें तब्दीली आ सकती है, तो दे कैन बिकम फ्रॉम बेनाइन, इनोसेंट से वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, ख़तरनाक हो कैंसर सकते भी हैं, बन सकता कैंसर है। बन सकता है। अच्छा, ऐसे पॉलिप्स जिनमें ब्लीडिंग हो, जो बहुत अरसे तक हो, उनको तो निकालना लाजमी है। तो पॉलिप्स बाज़ वक़्त हम सर्जरी करते हैं और हमारी कोताही नहीं है, मैं अपनी कोताही नहीं बता रहा, लेकिन ये कि बाज़ वक़्त हमें नज़र नहीं आते उस वक्त पॉलिप्स, क्योंकि जी हर एक का हम कैमरा एग्जामिनेशन बाज़ वक़्त करते हैं, बाज़ वक़्त नहीं। नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी है, सर्जरी के लिए ले आए, जब टेबल पर जाते हैं तो मालूम पॉलिप्स है अंदर, और वो पॉलिप्स भी निकालने पड़ते हैं। तो जो हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे सहूलत ना है इन चीज़ों की कि उन पॉलिप्स को उस वक्त निकालें, तो वहाँ फिर मसला हो जाता है कि डॉक्टर फिर वो उसको कॉटरी करके सर्जन छोड़ सकते हैं। लेकिन जी मेरा ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस में, ऐसे पॉलिप्स को मैं निकालना ज़रूरी समझता हूँ ड्यूरिंग सर्जरी भी, अगर हमसे उस वक्त पहले से हमने पहचान ना कर ली हो। आमतौर पर तो हम 99% पहले से श्योर होते हैं कि हम इसका क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी जगह जहाँ पर पॉलिप्स अंदर तक चले गए और आँख में, और आँख को बाहर तक ला रहे हैं, वो बड़े ख़तरनाक पॉलिप हैं, उससे आँख की बीनाई जा सकती है। ऐसे पॉलिप जो ब्रेन तक चले गए और शदीद सर में दर्द कर रहे हैं और नाक भी ठसी हुई हो बहुत दिनों से, और फिर ऐसे पेशेंट मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास भी होके आते हैं, CT स्कैन भी हाथ में होता है, लेकिन वो डरते हैं सर्जरी से। तो उनको डरना नहीं चाहिए, उनको करा लेना चाहिए सर्जरी। वरना अगर ब्रेन में एक दफ़ा ये फंगस चला जाए तो डोंट स्टॉप टू इट, ये ब्रेन को खा जाता है। तो अच्छी बात ये, डराओ नहीं जी लोगों को, तो अच्छी बात बताओ कि ब्रेन की झिल्ली जो है, ड्यूरा, इतनी स्ट्रांग है कि उसको बहुत कम फंगस पेनिट्रेट करता है, अल्लाह का शुक्र है ये। अच्छा, बोन जो है इरोड हो जाती है पॉलिप से ब्रेन तक, और ब्रेन की उस झिल्ली को उठा देती है, हम उस सब को निकाल लेते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में अल्लाह का शुक्र है, ऐसे पेशेंट्स का रिकॉर्ड है कि जब मैंने वो तमाम साफ़ कर लिया और पेशेंट फंगस फ्री रहा, तो बोनी डिफेक्ट भी हील हो गया, बोन जी दोबारा बन गई। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है ये कि अल्लाह मियाँ ने ऐसा सिस्टम दिया ब्रेन को कवरिंग का, इतनी स्ट्रॉन्ग उसका गिलाफ दिया है कि उसे पेनिट्रेट फंगस नहीं करता। लेकिन बिल्कुल आप बेलगाम छोड़ दें तो वो तो भी ये हो मामला सकता है, बहुत डैमेज भी ख़तरनाक हो साबित हो सकता है। सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से पॉलिप्स के हवाले से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। पॉलिप्स की जब सर्जरी सजेस्ट की जाती है, तो अक्सर मरीज़ कहते हैं कि एक दफ़ा निकलवा लेंगे दोबारा हो जाएंगे। शायद ये माजी के एक्सपीरियंसेस पे कहा जाता है, या शायद वो उन मिसालों को देखते हुए कहा जाता है जो शायद उन्होंने कभी देखी होंगी। ये इस मामले में कितनी हकीकत इसका है, या इस जवाब मैं सोच में? अपने पेशेंट जब मुझसे करते हैं ना ये, कि अगर फंगल पॉलिपोसिस है या ख़राब पुराना पॉलिपोसिस है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये दोबारा होगा, मैं कहता हूँ 100% उम्मीद है दोबारा होने की। पेशेंट एकदम डर जाता है, कहने मैं क्या करूं। मैं कहा लेकिन हमारे पास 200% हम काविश करेंगे कि दोबारा ना हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि दोबारा होने की क्योंकि इसमें टेंडेंसी है, लिहाजा आप पर भी ये फ़र्ज़ है और मेरी ये खिदमत आपके लिए हाजिर है कि सर्जरी के बाद आप आते रहें। जैसे मैं बुलाऊँ, शुरू में हम हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बुलाता हूँ मैं, फिर 2 हफ्ते में 1 दफ़ा बुलाता हूँ, फिर हर 3 महीने में मैं कहता हूँ पाबंदी से आप आएंगे। इसीलिए जब मैं सर्जरी करता हूँ तो उन्हें 6 महीने तक की फ्री विज़िट देता हूँ कि अब नहीं आओगे तो मैं डांटूंगा। मेरा फ़ोन जाता है सेक्रेटरी का, सर ये पेशेंट नया बहुत दिन से। हाँ, हमने फ़ोन पे उनको शर्मिंदा करके बुलाया कि खुदा के लिए अपना ख्याल करें। और लोगों को कोऑपरेशन चाहिए डॉक्टर्स के साथ में। टेंडेंसी बहुत है इन पॉलिप्स में दोबारा होने की, यह हकीकत है। जी लेकिन अगर ये दोबारा नमूदार हो जाते हैं
तो उनको हम उसी वक्त लोकल में बुला के आउट पेशेंट में माइक्रो डिब्राइजर से ऐसे उठा लेते हैं जैसे शेव करते हैं, हम बाल साफ इलेक्ट्रिक करते थे। शेवर से बाल साफ कर लेते हैं ऐसे लोग। अच्छा, इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग ज़्यादा इस बीमारी में रिकरेंस में फंसते हैं क्योंकि दे अप्लाई द लॉजिक टू इट। आज मेरे पास यूनिवर्सिटी की एक लड़की आई थी, फिर वही अपना लॉजिक लेके बैठी रही कि जी थोड़ा बहुत नज़ला था, नाक बंद तो नहीं हुई, मैं आपकी दवाई गोली दी हुई वो खाती रही। मैंने कहा बेटा फ़ोन कर लेते, एक से हम दूसरी एंटी एलर्जिक पे आते, एक से 2 दे देते। तो ऐसे लोग जो लॉजिक अपनी डालते हैं प्लीज़ ना डालें, इसमें देयर इज़ नो लॉजिक, कम टू द डॉक्टर। हमारे एक्सपीरियंस से हम अपने 30-40 साल पुराना एक्सपीरियंस आप पे अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने एक मिसाल को लेकर के मेरे भाई को ऐसे था उसने ऐसे किया, वो मिसालें ना लें, अपने मिसाल आप ना बने, आप हमें अपने फैसले करने दें। और ऐसे लोग जिनको लोग डॉक्टर से रुजू रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, आते रहते हैं, उनको रिकरेंस बहुत कम होता है। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि मैंने 1995 से एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर रहा हूँ मैं, और मैंने कई सर्जरीज़ की, कई यानी हंड्रेड्स। अब उनमें मेरे 10-12-15 केसेस हैं जिनमें फुल फ्लैश दोबारा पॉलिश हुआ मुझे करना पड़ा। तो ये इन रेयरिटीज़ को लोग रेयर एग्जांपल्स को कोट ना करें मिसाल के तौर पर कि एक को रिकरेंस हो गया। अभी इस बेहतर इलाज से रिकरेंस होता है, लेकिन हम उसकी जड़ तक उसको साफ़ कर देते हैं, उन बारीक सुराखों से जाके पूरे साइनस को क्लीन करते हैं और बुला के रिव्यू करते हैं, दोबारा सफाई करते रहते हैं, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं, फिर भी 5 to 10% है। डॉक्टर साहब, इन दोनों मामलात से, चाहे बात की जाए पॉलिप की, नेज़ल पॉलिप की, या चाहे बात की जाए इसकी कि साइनसाइटिस की तकलीफ़ की, तो इन दोनों मामलात से हिफाजत के कोई तरीक़े मौजूद हैं? दुआ और हिफ़्ज़ान सेहत के लिए हाइजीन ऑफ द नोज़, तो उसमें नाक को साफ़ रखें। नंबर 1, क्रस्ट को सुबह उठ के अच्छी तरह नाक को धो लें। जिनकी पॉलिप की सर्जरी है, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि नेज़ल डूशेस हम लिख के देते हैं कि उसमें खाने का नमक, खाने का पकाने वाला सोडा और बोरिक एसिड, अगर ये ना हो तो भी 2 चीज़ें डाल के पानी से सिर्फ खंगाल लिया जाए, हल्का सा वो नाक को नेज़ल डूश वज़ू की तरह मार लिया जाए, पानी में नाक को साफ़ कर लिया जाए, तो नेज़ल डूशेस से बहुत सारे मसाइल रिकरेंस कम हो जाते हैं। और लोग ये पानी मारना भी अपने आप को उनको सुस्ती आ जाती है, तो उसमें लोग फंस जाते हैं आके। और 5 वक्त वज़ू करते हुए हम पानी मारते हैं, और वज़ू में तो सारी चीज़ का 3 दफ़ा, नाक में कई दफ़ा पानी मारें, आपको इसकी इजाज़त है। डॉक्टर साहब, आज के मौजू के हवाले से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें? मेरा पैगाम ये है कि अब सर्जरी से ना डरें, साइनसेस की नेज़ल सर्जरी से ना डरें। इट हैज़ बिकम पेनलेस एंड कंफर्टेबल सर्जरी। वो जो पहले तकलीफ़ दह सर्जरी थी वो दौर गुजर गया है। हम इस नए दौर में हैं जहां आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जहां आपको ज़रूरत है सर्जरी की और डॉक्टर बताए तो, और बेहतर तरीके इलाज पर जाइएगा, और तकलीफ़ के बिना आप सर्जरी से ना डरें। जहाँ सर्जरी है, पॉलिप्स हैं, तो आपको करवानी है। प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड एंड न्यू ट्रीटमेंट, वी हैव गॉट बेटर थिंग्स टू ऑफर टू यू। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं एलर्जी को मद्देनज़र रखते हुए एक बात आपसे करना चाहूँगा कि मैंने अक्सर व बेशतर लोगों को देखा है कि वो एलर्जी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनका सारा इन्हिसार इस बात पर होता है कि कौन सी नई दवा आई है जिसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अंदर एक और फैक्टर ऐसा है जिसको हम अक्सर व बेशतर नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी भी एलर्जी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उससे आप बचना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर, चाहे वो धुआं हो, चाहे जानवरों का फ़र हो, या कोई और चीज़ हो। तो ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ इस किस्म की लाकर आप अपनी एलर्जी के मामले पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। इनफैक्ट एलर्जी की एक किस्म दमा भी है। दमे के अंदर तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ख़ास कर बार बार बात की जाती है। तो एलर्जी का जब भी इलाज करने की बात हो या एलर्जी पर काबू पाने की बात हो तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया कीजिए, क्योंकि दर हकीकत इलाज यही है। बाकी सारी चीज़ें उस इलाज को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं, जो बहरहाल अपनी जगह पर बहुत कारआमद भी होती हैं, बहुत ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर इन्हिसार कर लेना गलत होता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।